वो इंसान जो क्लास में हमेशा पहला आता था। वो एक्सपर्ट जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। वो ब्रिलियंट लीडर जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा है। हम इन लोगों को देखते हैं और सोचते हैं यह कभी गलती नहीं कर सकते। पर क्या आपने कभी देखा है कि यही स्मार्टेस्ट पीपल जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में सबसे बुरी तरह फेल हो जाते हैं? एक ब्रिलियंट डॉक्टर जो खुद अपनी हेल्थ बर्बाद कर लेता है। एक जीनियस इन्वेस्टर जो अपना सारा पैसा डुबो देता है। एक अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट जो एक साधारण से धोखे का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? डेविड रॉबसन ने सालों तक रिसर्च करके एक खौफनाक सच का पता लगाया है। उनकी इंटेलिजेंस उनका सबसे बड़ा हथियार नहीं, उनका सबसे खतरनाक जाल बन जाती है। यह वो इंटेलिजेंस ट्रैप है जिसमें सिर्फ स्मार्ट लोग ही फंसते हैं। वेलकम टू ऑडियो बुक वर्ल्ड, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, जब आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में यह पहेली जरूर देखी है। एक ऐसा इंसान जो एकेडमिक वर्ल्ड में तो जीनियस है, पर कॉमन सेंस के मामलों में एक बच्चे की तरह गलतियां करता है। हम इसे मजाक में टाल देते हैं, पर ऑथर कहते हैं कि यह मजाक नहीं, एक बहुत ही गहरा खतरा है। इसे द इंटेलिजेंस ट्रैप कहते हैं। यह वह पैराडॉक्स है जहां आपका हाई आईक्यू और आपकी एक्सपर्ट नॉलेज आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करने की बजाय आपको और ज्यादा बड़ी और बेवकूफाना गलतियां करने पर मजबूर करती है। आपकी अपनी दिमागी ताकत ही आपके खिलाफ एक हथियार बन जाती है। एग्जाम्पल, एक बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड जज को सोचिए। उन्हें कानून का गहरा ज्ञान है, पर इसी ज्ञान की वजह से वह इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वह डीएनए सबूत जैसे नए वैज्ञानिक सबूतों को समझने या स्वीकार करने से ही इनकार कर देते हैं। उनकी विशेषज्ञता उन्हें सच देखने से अंधा कर रही है। वह अपनी बुद्धिमानी के जाल में फंसे हुए हैं। यह किताब इस बारे में नहीं है कि इंटेलिजेंट होना बुरा है। यह इस बारे में है कि इंटेलिजेंस काफी नहीं है। आईक्यू आपको रैशन तर्कसंग होने की गारंटी नहीं देता, और ज्यादातर समय हमारा ब्रिलियंट दिमाग पर अपनी डेली लाइफ के सिंपल बायसेस को नहीं देख पाता। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका आईक्यू 150 है, पर वो एक सिंपल से ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाता है और अपने सारे पैसे गवा देता है। क्यों? क्योंकि आईक्यू टेस्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नापता है। वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या कॉमन सेंस को नहीं नापता। वो यह नहीं नापता कि आप असल दुनिया की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें आईक्यू के ऑब्सेशन से बाहर निकलना होगा और एक नई चीज पर फोकस करना होगा। आरक्यू रैशनलिटी कोशंट यानी समझदारी से सोचने और फैसले लेने की क्षमता। और अच्छी खबर यह है कि आईक्यू के विपरीत आरक्यू को सीखा और बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 4, द ईगो ट्रैप, मैं गलत नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस ट्रैप का सबसे पहला और सबसे आम रूप है ईगो ट्रैप। जब आपको पता होता है कि आप स्मार्ट हैं, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक खतरनाक बिलीफ घर करने लगता है, मैं गलत नहीं हो सकता। यह बिलीफ आपको सीखने और ग्रो करने से रोक देता है। जब भी कोई आपकी गलती की तरफ इशारा करता है, तो आप उसे एक फीडबैक की तरह नहीं बल्कि एक पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं। आपकी इंटेलिजेंस सच को स्वीकार करने की बजाय अपनी ईगो को बचाने में लग जाती है। एग्जाम्पल, एक ब्रिलियंट की रग जिससे एक ऑपरेशन में एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक जूनियर नर्स उस गलती की तरफ इशारा करती है। सर्जन की ईगो हर्ट हो जाती है। वह अपनी गलती मानने की बजाय उस नर्स पर ही चिल्ला पड़ता है, तुम मुझे सिखाओगी। उसकी ईगो ने उसे एक संभावित आपदा से बचने का मौका गवा दिया। स्मार्ट लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बहाने बनाने में माहिर होते हैं। वो डाटा को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो दूसरों पर दोष डाल सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे, पर यह नहीं मानेंगे कि हाँ, मुझसे गलती हुई, और यही उनके पतन की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, द एक्सपर्ट ट्रैप, अर्नट डॉगमेटिज्म, यह ईगो ट्रैप का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप एक और खतरनाक जाल में फंसते हैं। अर्नट डॉगमेटिज्म यानी कट्टरता जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है।
आपको लगने लगता है कि क्योंकि आप इस फील्ड में इतना कुछ जानते हैं, इसलिए अब आपको किसी नई इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल लिनस पॉलिन इतिहास के एकमात्र इंसान जिन्होंने 2 अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार जीते। वो एक सर्टिफाइड जीनियस थे, पर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो इस आइडिया को लेकर ऑब्सेस हो गए कि विटामिन सी की हाई डोज कैंसर का इलाज कर सकती है। जब साइंटिफिक स्टडीज ने इस आइडिया को गलत साबित किया तो उन्होंने उन स्टडीज को मानने से इनकार कर दिया। उनकी एक्सपर्ट स्टेटस की ईगो उन्हें नए सबूतों को देखने से रोक रही थी। एक सच्चा एक्सपर्ट हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। वह जानता है कि उसका ज्ञान हमेशा अधूरा है, पर एक ट्रैप्ड एक्सपर्ट सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप इर्रिलेवेंट होना शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 6 दिमागी आलस। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आलसी है। वह हमेशा कम से कम एनर्जी खर्च करने वाला रास्ता चुनना चाहता है, इसलिए वह सोचने के लिए शॉर्टकट हेरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। यह शॉर्टकट्स ज्यादातर समय काम करते हैं, पर कभी कभी हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। पैराडॉक्स यह है कि इंटेलिजेंट लोग कई बार दिमागी रूप से और भी ज्यादा आलसी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई जवाब उनके दिमाग में तेजी से आया है तो वह सही ही होगा। वो उस जवाब को डबल चेक करने की मेहनत नहीं उठाते, क्योंकि वह अपनी पहली इंट्यूटिव सोच पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। इस आलस से बचने का तरीका है स्लो थिंकिंग को प्रैक्टिस करना। जब भी कोई जरूरी फैसला लें तो अपने पहले जवाब पर तुरंत यकीन मत कर लीजिए। रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसका कोई और नजरिया भी हो सकता है? क्या मैं कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिस कर रहा हूँ? चैप्टर 7 बहस जीतना। स्मार्ट लोग बहस करने में बहुत अच्छे होते हैं। वह शब्दों का, लॉजिक का और डाटा का इस्तेमाल करके अपनी बात को बहुत कन्विंसिंग तरीके से रख सकते हैं। पर यहाँ भी एक जाल है। वो अक्सर सच जानने के मकसद से बहस नहीं करते, वह बहस जीतने के मकसद से करते हैं। यह 2 बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। जब आपका मकसद जीतना होता है तो आप सामने वाले की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, आप उसे काटने के लिए सुनते हैं। आप उसकी दलीलों में कमजोरियां ढूंढते हैं। यह एक लड़ाई बन जाती है। एग्जाम्पल 2 साइंटिस्ट एक थ्योरी पर बहस कर रहे हैं। एक सच्चा वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को डिफेंड करेगा, पर वह नए सबूतों के लिए खुला भी रहेगा। उसका मकसद है सच के करीब पहुंचना। पर एक ट्रैप्ड वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को अपनी ईगो का हिस्सा बना लेता है। अब उसकी थ्योरी पर कोई भी हमला उस पर एक पर्सनल हमला बन जाता है। वो किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतना चाहता है। इस जाल से निकलने का तरीका है अपनी आइडेंटिटी को अपनी बिलीफ से अलग करना। यह समझना कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं ही यह आइडिया हूँ। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप अपने आइडिया से डिटच हो जाते हैं तो आप उन्हें बिना ईगो के डिस्कस और डिफेंड कर सकते हैं। चैप्टर 8 बौद्धिक नम्रता। तो इस इंटेलिजेंस ट्रैप का इलाज क्या है? अगर और ज्यादा इंटेलिजेंस इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है? ओथर कहते हैं कि इसका एंटीडोट इलाज है बौद्धिक नम्रता। बौद्धिक नम्रता का मतलब अपनी इंटेलिजेंस पर शक करना नहीं है। इसका मतलब है अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानना। यह मानना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर उससे कहीं ज्यादा है जो मैं नहीं जानता। यह मैं गलत हो सकता हूँ कहने की हिम्मत रखना है। एग्जाम्पल सॉक्रेट्स, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता था। उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी बुद्धिमानी उनके ज्ञान में नहीं बल्कि अपने अज्ञान के एहसास में थी। यह अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। यह आपको हमेशा एक स्टूडेंट बनाए रखती है। यह आपको क्यूरियस बनाती है। यह आपको दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको आपकी ईगो की जेल से बाहर निकालकर विचारों की खुली दुनिया में ले आती है। यह इंटेलिजेंस को एक जाल से एक टूल में बदल देती है। चैप्टर 9 दिमाग को खुला कैसे रखें। बौद्धिक नम्रता तो ठीक है, पर इसे प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए आपको एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग की आदत डालनी होगी। यह सिर्फ ओपन माइंडेड होने से ज्यादा है।
यह सक्रिय रूप से उन सबूतों और विचारों को खोजने की प्रैक्टिस है जो आपकी अपनी मान्यताओं को चैलेंज करते हो या गलत साबित करते हो। यह अपने दिमाग के वकील को फायर करके एक जासूस को हायर करने जैसा है। जासूस का काम सिर्फ सच को खोजना है, भले ही वह सच कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर जो एक कंपनी के स्टॉक खरीदने की सोच रहा है, मोटिवेटेड रीजनिंग क्या करेगी? वो सिर्फ उन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को पढ़ेगा जो उस कंपनी की तारीफ करते हो। एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग क्या करेगी? वो जानबूझकर उन आर्टिकल्स को सबसे पहले पढ़ेगा जो उस कंपनी की आलोचना करते हो। वो खुद अपनी बेस्ट केस थ्योरी को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वह थ्योरी उस हमले को झेल जाती है, तभी संगीत वह मजबूत है। यह मुश्किल है, यह हमारी नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ है, पर यही समझदारी भरे फैसले लेने का एकमात्र रास्ता है। आपको खुद का डेविल्स एडवोकेट बनना सीखना होगा। चैप्टर 10, दूसरों के जूते में कदम रखना। द इंटेलिजेंस ट्रैप का एक और बड़ा कारण है पर्सपेक्टिव टेकिंग की कमी। यह समझना कि दूसरे लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं और उनके इरादे क्या हैं। स्मार्ट लोग अक्सर इस मेंटल स्किल में कमजोर होते हैं। वह लॉजिक की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वह लोगों की दुनिया को भूल जाते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग सिर्फ सहानुभूति नहीं है, एम्पैथी है, किसी के दर्द को महसूस करना। पर्सपेक्टिव टेकिंग है यह समझना कि वह इंसान उस तरह से क्यों सोच या महसूस कर रहा है। यह एक कॉग्निटिव स्किल है, इमोशन नहीं। एग्जाम्पल, आप एक नेगोशिएशन में हैं। आप सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहे हैं। रुकिए और 10 मिनट के लिए सच में यह सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मैं सामने वाला होता तो मैं क्या चाहता, मेरे डर क्या होते, मेरी प्रायोरिटीज क्या होती, कौन सी डील है जिसमें उसे भी लगे कि वह जीता है। जब आप उसके जूते में कदम रखते हैं तो आपको विन विन सॉल्यूशन का रास्ता साफ दिखने लगता है। यह स्किल लीडरशिप, टीम वर्क और रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको माय वे या द हाईवे वाली सोच से निकालकर आवर वे वाली सोच में ले आती है। चैप्टर 11, द आउटसाइड व्यू। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हम अक्सर इनसाइड व्यू से लेते हैं। हम अपनी सिचुएशन की यूनिक डिटेल्स पर फोकस करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट अलग है, मेरी कंपनी अलग है। यह सोच हमें ओवर कॉन्फिडेंट और अनरियलिस्टिक बनाती है। द इंटेलिजेंस ट्रैप हमें आउटसाइड व्यू लेने से रोकता है। आउटसाइड व्यू का मतलब है अपनी सिचुएशन को भूल जाना और खुद से पूछना, जब दूसरे लोग इसी तरह की सिचुएशन में थे तो नतीजा क्या हुआ था। यह डाटा और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया है, पर्सनल फीलिंग्स की नहीं। एग्जाम्पल, एक इंसान एक नया रेस तरह खोल रहा है। वह बहुत पैशनेट है और उसे यकीन है कि वह सफल होगा इनसाइड व्यू, पर अगर वह आउटसाइड व्यू ले तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 60% नए रेस्टोरेंट्स पहले 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। यह डाटा उसे डराने के लिए नहीं है, यह उसे तैयार करने के लिए है। यह उसे बताता है कि उसे सिर्फ अच्छे खाने से ज्यादा एक सॉलिड बिजनेस प्लान की जरूरत है। डेनियल कैनेमन, नोबेल पुरस्कार विजेता, कहते हैं कि आउटसाइड व्यू फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी करने का सबसे असरदार तरीका है। यह आपकी पर्सनल बायसेस को समीकरण से हटा देता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा प्लान बनाएं तो खुद से पूछें, इस तरह के प्रोजेक्ट्स का यूजुअल सक्सेस रेट क्या है। जवाब शायद आपको नम्र बना दे, पर वह आपको एक बड़ी गलती से भी बचा सकता है। चैप्टर 12, संभावनाओं में सोचना। इंटेलिजेंट लोग अक्सर निश्चितता को पसंद करते हैं। उन्हें सही जवाब जानना अच्छा लगता है, पर असल दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यह ग्रे है। यह संभावनाओं से चलती है। समझदार फैसले लेने के लिए आपको निश्चितता में नहीं, संभावनाओं में सोचना सीखना होगा। इसका मतलब है किसी भी चीज को 0% या 100% सच मानने की बजाय उसे 1% ऑफ कॉन्फिडेंस असाइन करना। मुझे यकीन है कि यह होगा, यह खतरनाक है। मुझे लगता है कि इसके होने की 70% संभावना है। यह समझदारी संगीत है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है। एक ट्रैप्ड डॉक्टर कह सकता है आपको हार्ट अटैक है। एक वाइस डॉक्टर कहेगा आपके सिम्टम्स को देखते हुए हार्ट अटैक होने की बहुत ज्यादा संभावना है, पर हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। दूसरा डॉक्टर गलत होने की संभावना के लिए दरवाजा खुला छोड़ रहा है। यह उसे ज्यादा सटीक और ज्यादा सुरक्षित बनाता है।
संभावनाओं में सोचने से आपकी ईगो फैसले से अलग हो जाती है। अगर आप 70% सुर थे और नतीजा गलत निकला तो आप गलत नहीं थे, सिर्फ संभावना आपके पक्ष में नहीं गई। यह आपको बिना ईगो हर्ट किए अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है। चैप्टर 13 अपनी गलतियों से कैसे सीखें। हर कोई कहता है गलतियों से सीखो, पर कैसे? इंटेलिजेंट लोग अक्सर अपनी गलतियों से सीखने में सबसे बुरे होते हैं। क्यों? मोटिवेटेड रीजनिंग। उनका दिमाग गलती को सीख की तरह देखने की बजाय उसे जस्टिफाई करने में लग जाता है। यह मेरी गलती नहीं थी, यह मार्केट खराब था। गलतियों से सीखने के लिए आपको एक प्रीम और पोस्टम का कल्चर बनाना होगा। प्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टीम के साथ बैठकर कल्पना कीजिए कि 1 साल बाद यह प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो चुका है। बताइए क्या क्या गलत हुआ होगा। यह एक्सरसाइज लोगों को बिना डर के पॉसिबल प्रॉब्लम्स को पहले ही पहचानने में मदद करती है। पोस्टमार्टम प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ईमानदारी से एनालाइज कीजिए कि क्या सही हुआ और क्या गलत। पर इसका फोकस दोष ब्लेम ढूंढना नहीं, कारण कॉज ढूंढना होना चाहिए। एग्जाम्पल, नासा पोस्टमार्टम्स करने में वर्ल्ड क्लास है। जब चैलेंजर शटल का डिजास्टर हुआ तो उन्होंने सिर्फ टेक्निकल फेलर पर ही नहीं रुका, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की गहराई में जाकर उन ह्यूमन एरर्स और बायसेस को ढूंढा जिनकी वजह से इंजीनियर्स की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। वो एक सिस्टम की तरह सीखते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल की तरह नहीं। चैप्टर 14 एक वाइज टीम कैसे बनाएं। आप अकेले इंटेलिजेंस ट्रैप से नहीं बच सकते। आपको एक सिस्टम की जरूरत है, एक टीम की जरूरत है जो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट दिखाए। पर सिर्फ स्मार्ट लोगों को हायर कर लेना काफी नहीं है। आपको कॉग्निटिव डाइवर्सिटी वाली टीम बनानी होगी। कॉग्निटिव डाइवर्सिटी का मतलब है ऐसे लोगों को एक साथ लाना जो अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। कुछ लोग बिग पिक्चर थिंकर्स होते हैं, कुछ डिटेल ओरिएंटेड, कुछ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ स्केप्टिकल। यह टेंशन, यह फ्रिक्शन सबसे अच्छे आइडियाज को जन्म देती है। एग्जाम्पल, इब्राहिम लिंकन की फेमस टीम ऑफ राइवल। जब वह राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शामिल किया। वो लोग जो उनसे हर बात पर असहमत थे। उनके एडवाइजर्स ने कहा यह पागलपन है, पर लिंकन जानते थे कि अगर वह सिर्फ यस मैन से घिरे रहेंगे तो वह देश के लिए सबसे अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे। उन्हें चैलेंज की जरूरत थी। अपनी टीम में एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका को फॉर्मलाइज कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसका काम ही होता है हर प्लान में छेद ढूंढना। यह कल्चर ग्रुप थिंक को रोकता है और यह सुनिश्चित कि हर फैसले को पूरी तरह से टेस्ट किया गया है। चैप्टर 15 द एंड ऑफ एक्सपर्टीज। तो क्या इस एआई और इंफॉर्मेशन की दुनिया में एक्सपर्ट होने का मतलब खत्म हो गया है? ऑथर कहते हैं नहीं, एक्सपर्टाइज की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, पर एक्सपर्ट की परिभाषा बदल रही है। पुराना एक्सपर्ट वो था जिसके पास जवाब होते थे, नया एक्सपर्ट वो है जिसके पास अच्छे सवाल होते हैं। पुराना एक्सपर्ट अपने ज्ञान का पहाड़ बनाता था, नया एक्सपर्ट ज्ञान के अलग अलग पहाड़ों के बीच पुल बनाता है। नया एक्सपर्ट एक इंटीग्रेटर है, वो जानता है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ एक फील्ड के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। आपको साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी सबको एक साथ लाना होगा। एग्जाम्पल, एक स्मार्ट सिटी डिजाइन करने वाला एक्सपर्ट वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हो सकता, उसे टेक्नोलॉजी भी समझनी होगी, सोशियोलॉजिया भी, उसे अर्बन प्लानिंग भी समझनी होगी और एनवायरमेंटल साइंस भी। उसे एक स्पेशलिस्ट नहीं, एक जेनरलिस्ट होना होगा। एक ऐसा इंसान जो डॉट कनेक्ट करना जानता हो तो अपनी फील्ड में गहरे जाइए, पर साथ ही दूसरी फील्ड्स में भी शौक से झांकते रहिए। भविष्य के इनोवेटर्स उन्हीं इंटरसेक्शंस, चौराहों से निकलेंगे जहां अलग अलग आइडियाज आकर मिलते हैं।